हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग रूट। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। हम ग्रेविटेशन में क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट पढ़ेंगे। और ध्यान से देखना, ये वाला जो वीडियो है वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं +1 +2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें मेन हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वेरिएशन ऑफ जी। और हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट आपस में कैसे रिलेटेड है, और ग्रेविटी और ग्रेविटेशन से बेसिक सारे पढ़ने हैं हमने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन होती क्या है। सबसे पहले आपको ग्रेविटी तो पता होगा, ग्रेविटी, हम ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ पे खड़े हैं। तो क्या होता है ग्रेविटी? ग्रेविटी होता है कि अर्थ का जो सेंटर होता है, अर्थ का सेंटर जहाँ पर ग्रेविटी का सेंटर है, वो किसी बॉडी को अपनी तरफ क्या करते हैं, ग्रेविटेशन पुल लगाता है, ग्रेविटेशन पुल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उससे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ सेंटर एंड बॉडी। ठीक है, तो ये तो होगी ग्रेविटी की डेफिनेशन या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ग्रेविटेशन क्या होता है? जैसे कि अर्थ पे कोई भी दो बॉडीज हैं, अर्थ पे कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी समझ में आएगा, ग्रेविटी भी समझ में आएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो होता है जो दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ का सेंटर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन समझ में आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, तो ये दोनों आगे समझ में। अब मैं दोनों की फोर्सेस बताता हूँ, ग्रेविटी वाली फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ग्रेविटी वाली फोर्स को। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर कोई भी, ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस पर क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है कि नहीं लगती? जी लगती है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पे फोर्स निकालनी है मुझे कि ये बॉडी है, ये अर्थ के सरफेस पे कितनी फोर्स लगा रही है, वो हमने बताना है कि ग्रेविटी वाली फोर्स कितनी होती है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जितना इसका मास होगा m, जितना इस बॉडी का मास होगा इनटू में ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट इसकी एक्सेलरेशन वाली यूनिट होती है, तो इसलिए क्योंकि इसका नाम ही यही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर रेस्ट पे है तो क्या ग्रेविटी एक्ट करेगी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जी की वैल्यू। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के फोर्स निकालना, मान चलो ये 10 kg मास है, 10 kg मास है इस बॉडी का, मुझे निकालना है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कितना अर्थ के सरफेस से ये फोर्स लगा रहा है। तो सिंपल सी बात है, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.81 से, 10 इसका मास है, मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है 9.81, तो ये आ गया फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कितना 98.1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अर्थ के सरफेस पे। तो ये होगा ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब करेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन के लिए आपको न्यूटन्स लॉ आना चाहिए। न्यूटन ने एक लॉ दिया था, उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जो फोर्स होगा किसी भी दो बॉडी के, ये मैंने बताया डायग्राम, ये मास m1 है, ये मास m2 है, दो बॉडीज लिए, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो हमने कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा था कि ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एक तो उनके मासेस के प्रोडक्ट के, जो फोर्स, ये मैं करा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जो फोर्स होता है किसी भी दो बॉडीज के बीच में, वो डिपेंड करता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों एजम्पशन हमने लेनी है, तभी हम न्यूटन्स लॉ कर पाएंगे। अब देखो, जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या आ गया यहाँ से, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो वहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट लग जाता है। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट लगा है G, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। देखो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, F इक्वल टू mg।
और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या है, F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। यहाँ पे एम वन एम टू जो दो बॉडीज हैं उनके मासेस हैं, आर क्या है उनके बीच में डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है। तो ऐसे आप दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस निकाल सकते हो, और ऐसे अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पड़ी है तो जितनी ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा दी वो भी निकाल सकते हो। तो ऐसे हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशन से रिलेटेड फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही था बेसिक। अभी हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, और जी में आपस में रिलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, मतलब कि वेरिएशन ऑफ जी में क्या पढ़ेंगे, सी अर्थ का सरफेस है, जैसे कि हम किसी हाइट पे जा रहे हैं अर्थ पे, तो ग्रेविटी चेंज होती है, ग्रेविटी की वैल्यू जी इक्वल टू 9.81 फिक्स है, ऐसा सुना होगा हमने। लेकिन अर्थ, हम जैसे ही अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, जैसे कि ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो वेरिएशन होएगी, जी की वैल्यू में चेंज होएगा। तो हमने वो देखना है कितना चेंज होएगा, क्या कहाँ पर क्या वैल्यू होती है जी की, वो हम करेंगे वेरिएशन ऑफ जी में। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब भी आता है। एफ इक्वल टू एम जी और न्यूटन्स लॉ के बारे में पूछ लेते हैं, या ये कोई ऑब्जेक्ट बोल देंगे कि ये कितना फोर्स लगा रहा है अर्थ के सरफेस से, ये सब भी आ जाता है। तो ध्यान से देखना। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। आपको रिलेशन बिटवीन जी एंड जी के लिए ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो एफ इक्वल टू एम जी, ये वाली फोर्स भी पता होनी चाहिए, और ग्रेविटेशन फोर्स भी पता होनी चाहिए। दोनों को हम इक्वेट करके क्या निकालेंगे हम, वेरिएशन रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो ध्यान से देखना। अब हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो मैंने पहले बताया था आपको, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एम जी, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होती है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिया था वाला लो। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, जी और जी में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। ये दोनों फोर्सेज हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ऊपर ये उस पर ग्रेविटी की वजह से वाली फोर्स लगेगी, और ग्रेविटेशन फोर्स ये लगेगी। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एफ फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एम जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इस मास को, क्योंकि मैं इस वाली बॉडी के ऊपर निकाल रहा हूँ ना, इस बॉडी का ग्रेविटी अर्थ के साथ क्या वो है, फोर्सेस क्या है, और किसी दूसरी बॉडी के साथ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों में, तो मैं एक मास को एम लेट कर लूंगा, दूसरे को कैपिटल एम लेट कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, एक को मैं कैपिटल एम लेट कर लूंगा और एक को स्मॉल एम लेट कर लूंगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एक तो ये वाली इस बॉडी का मास हो गया, एक दूसरी बॉडी का मास हो गया। तो मैं इसको जी एम एम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एम और एम जो सेम बॉडी का मास होगा जिसके ऊपर निकालना है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास ग्रेविटेशन जो जी और जी में रिलेशन आ गया, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये जी आ गया और ये जी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है जी और जी में। हम इसी से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, अगर हम हाइट पे जा रहे हैं या डेप्थ में जा रहे हैं तो कितना ग्रेविटी में चेंज आएगा, और इक्वेटर और पोल्स पे क्या होता है। मतलब ये हमारा इक्वेटर होता है जिसकी, क्योंकि हमने बोला अर्थ बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो फ्लैटर है, ऊपर पोल पर से फ्लैटर है और ऐसे इक्वेटर पर से थोड़ा वो है, फैला हुआ है। तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटी और यहाँ पर ग्रेविटी क्या चेंज आ रही है, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ से यहाँ मूव करें तो ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा, वो सब पढ़ेंगे हम वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में। तो ये अगर रिलेशन समझ में आ गया हो तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। बाकी आपको डेरिवेशन भी बता दिए, 1 मिनट में डेरिवेशन आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी हम इसकी हेल्प से करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ध्यान से देखना, अब हम करेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में इफेक्ट ऑफ हाइट, कि अगर अर्थ का सरफेस से हम किसी हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे चेंज होती है वो हमने पढ़ना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफेक्ट ऑफ हाइट क्या होगा, मैं सबसे पहले तो डायग्राम समझना पड़ेगा आपको। ये हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थ की रेडियस हमने आर मान ली। अब हम क्या जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस थोड़ी किसी हाइट पे जा रहे हैं। मान लिया कि हम यहाँ पहुँच गए, किसी एच हाइट पे पहुँच गए। एच मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो जी की, अगर आपको पता है। तो ध्यान से देखना, हम किसी एच हाइट पे गए हैं अर्थ के सरफेस से, हमें निकालना है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गए हैं हम, ये पॉइंट पे हम अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे चले गए, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, उसका मैंने लेट कर लिया जी डैश है। जी की वैल्यू क्या है, जी डैश एट पॉइंट ओ मान लिया इसको, ये ए मान लो, ये बी मान लो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, जी डैश मान ली इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे जहाँ पे हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर अर्थ के सरफेस में हमें पता है क्या है, वैल्यू जी है। इस पे क्या है, इस पॉइंट पे जी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे निकालने है जी डैश। तो जी और जी डैश में रिलेशन देखो कैसे निकालता हूँ मैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या करवाया था, पीछे मैंने जी और जी में रिलेशन इसमें कराया था, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं जी डैश और जी में रिलेशन निकालूंगा कि हाइट के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। तो मुझे जी डैश निकालना है, तो सबसे पहले मैं जी निकालता हूँ। जी का सेम फॉर्मूला, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये तो आपकी
यूनिवर्सल इक्वेशन जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर, इस पॉइंट पर जी की वैल्यू ये रहेगी। अब हम जी डैश पे निकालते हैं, जी डैश पे क्या होगा, ध्यान से देखना, जी डैश इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाऊंगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी मास इस पॉइंट पे सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखो हमने इस पॉइंट पे मास कौन सा लिया था, अर्थ का ये वाला मास लिया था, ये वाला मास लिया था। अब हम जी डैश इस पॉइंट पे मास कितना होगा, यहाँ पे मैं स्फीयर बनाऊंगा, ध्यान से देखना मास कैसे लेट करूंगा मैंने बना लिया एक सर्कल बनाऊंगा, तो सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पे। अब देखूंगा इस सर्कल का मास क्या होगा। देखो अर्थ के अंदर तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई छोटी मैटर प्रेजेंट है, लेकिन बाहर क्या स्पेस में मैटर प्रेजेंट है नहीं है ना, तो वहाँ पे मास क्या होगा, मास सिर्फ अर्थ का मास ही लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मास ही नहीं है, तो हम मास को m ही लेके चलेंगे। अब रेडियस देखो क्या लेके चलेंगे, r देखो r प्लस h, इस पॉइंट के लिए अर्थ से हम डिस्टेंस देखेंगे, ये r है ये h है, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो हम निकाल सकते हैं रिलेशन जी डैश और जी में। तो देखो जी क्या था, जी m अपॉन आर स्क्वायर, m मैंने मास ऑफ अर्थ लिया, m r रेडियस ऑफ अर्थ है r स्क्वायर। अब हम इस पॉइंट पे निकालेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जी इक्वल टू जी एम, तो मैं जी को जी डैश सेलेक्ट कर लिया इस पॉइंट पे, जी तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, m मास, इस पॉइंट पे मास कितना होगा, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मास क्या होगा 0, तो मास ऑफ अर्थ ही लेट करेंगे इस पॉइंट पे भी हमारा मास क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ। और अब रेडियस लेकिन r नहीं रहेगा, r क्यों, क्योंकि h हाइट है, तो r प्लस एच, रेडियस क्या रहेगा r प्लस एच, इस सर्कल का रेडियस क्या है r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड को 1 से डिवाइड करता हूँ, सेकंड डिवाइड बाय 1, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, क्योंकि ये समझने वाला, जी डैश अपॉन जी कर दिया मैंने, जी डैश बाय जी, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी आपस में डिवाइड होंगे। सबसे पहले ये लिखूंगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके डिवाइड में ये, तो इसके डिवाइड में जब ये लिखूंगा तो जी एम डिवाइड में आ जाएगा, और आर के डिवाइड में लिखूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो जी डैश इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि मुझे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको स्क्वायर से हटा के, तो मैं करता हूँ ऊपर आर स्क्वायर पे आर स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन नीचे देखो मैं क्या करूंगा, आर प्लस एच में से आर कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन लूंगा आर, जब मैं आर प्लस एच में से आर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, और जिसके इसके पास आर है नहीं तो इसके डिवाइड में आर चला जाएगा, क्या चला जाएगा इसके डिवाइड में आर, और बाहर तो स्क्वायर है ही, ध्यान से देखना। आर प्लस एच में से मैंने क्या ले लिया, आर कॉमन ले लिया, क्योंकि मैं बाहर जाके आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी स्क्वायर है, बाहर जाके आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। तो ध्यान से देखना फिर से वाला स्टेप, आर प्लस एच में से आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आर से कॉमन लिया तो एक यहाँ पे 1 बचेगा, अगर एच से कॉमन लिया आर तो उसके पास तो है ही नहीं, तो डिवाइड में चला जाएगा आर, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या करना है, एक स्टेप और यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर, अब मैं क्या करूँ, आर को बाहर ले जाता हूँ, ब्रैकेट से ही बाहर ले जाता हूँ, तो आर स्क्वायर हो गया, और बचा क्या 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब एक थोड़ा सा और मैं ये रब करवा देता हूँ आपको, ठीक है, कोई नहीं अबे पहले आपने मना कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, जी डैश बाय जी किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन में जी डैश बाय जी इक्वल आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया जी डैश अपॉन जी की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, नीचे पावर क्या है 2, अब मैं इसी पूरे को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन में, सॉरी अब ऊपर लेके चला गया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं इस पूरे को ऊपर ले गया तो इसकी पावर +2 थी, अब -2 होगी। अब एक स्टेप मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बाइनोमियल, क्या बाइनोमियल लगा दूंगा। इन सब ऐसे जब भी ये फॉर्म आ जाए 1 प्लस एक्स की फॉर्म, उसकी पावर कुछ हो, तो वहाँ पे बाइनोमियल लगा देना, हमेशा बाइनोमियल आए, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, तो ये जो है पावर जो होगी, पावर वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है इस वाले वेरिएबल के साथ, तो 1 - 2x ऐसे लिख सकते हैं हम सिंपल फॉर्म में इसको। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही बाइनोमियल अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो ये कैसे, ये क्या बन जाएगा, जी डैश बाय जी इक्वल हो जाएगा आपका 1 - 2h अपॉन आर के, क्यों, ये माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैंने फॉर्मूला कराया 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो सेम -2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो जी डैश बाय जी की वैल्यू ये आ गई, और जी डैश इक्वल आ गया, ध्यान से देखना, और जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर।
तो ये आपका फॉर्म बन गया जी डैश। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था वेरिएशन विद हाइट, कि हाइट के अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन होती है, तो ये फॉर्मूला हमने किया है। अब हम करेंगे वेरिएशन विद डेप्थ, कि अगर हम किसी डेप्थ में जाते हैं अर्थ के सरफेस से तो हम फिर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हमने करना है, हाइट का समझ में आ गया आपका वेरिएशन विद हाइट, अब हम करेंगे वेरिएशन विद डेप्थ, तो वो भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मतलब वेरिएशन विद डेप्थ, कि डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या वेरी करेगा ग्रेविटी, तो वो हमने करना है। तो डायग्राम देखो ध्यान से, पहले हमने ये अर्थ का रेडियस क्या था आर, अर्थ का रेडियस क्या है आर, हम क्या गए किसी डेप्थ में डी मान लो डी नीचे गए हैं हम, इतना मान लिया ये क्या है डी, हम डी डेप्थ नीचे गए हैं, हमने इस पॉइंट पे जी की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे तो मुझे पता है 9.81 या जी की वैल्यू, अगर हमें जी डैश निकालना मतलब अकॉर्डिंग टू डेप्थ, पहले हमने क्या किया था हाइट के अकॉर्डिंग, कि किसी एच हाइट पे था तो हमने क्या निकाला, इस पे जी डैश की वैल्यू निकालती। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी डेप्थ में गए हैं अर्थ के सरफेस से किसी नीचे, ठीक है, नीचे की साइड गए हैं, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने मान लिया डी डेप्थ हम नीचे गए हैं, तो हमने उस पॉइंट पर यहाँ पे जी डैश की वैल्यू निकालनी है ध्यान से। तो इस पॉइंट पर जी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो हम करेंगे इसमें। तो आपको सेम फॉर्मूला वही याद करना है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन, इस पॉइंट पर ये वाली इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जी की वैल्यू जी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी ही रहेगा हमेशा, एम मास पूरा, ये पूरा मास ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो ये सर्कल है तो मास ऑफ अर्थ ही लेट करेंगे एम, और आर क्या है, इस पॉइंट पे रेडियस क्या है इतनी है, ये पूरा आर है। और अगर इस पॉइंट पे हमने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी, क्यों, क्योंकि अगर ये डी है और ये टोटल आर है, ये क्या है डी और ये टोटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी हो जाएगा। ये इस पॉइंट का अर्थ से रेडियस कितना हो जाएगा आर माइनस डी। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, ये रेडियस कितना है आर माइनस डी, इस सर्कल का रेडियस क्या है आर माइनस डी, जहाँ पे हमने क्या निकालना है जी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मास क्या रहेगा यहाँ पे, इस पूरे का मास एम रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जी डैश की वैल्यू निकालता हूँ, जी डैश की वैल्यू ध्यान से, जी तो सेम रहेगा लेकिन मास सेम रहेगा कि नहीं रहेगा इस पॉइंट पे, नहीं सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ गया, तो मास हम इतने का कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ पे जी था तो मैंने सर का माला ये हमने अर्थ पूरे अर्थ का मास कंसीडर किया था, लेकिन इस पॉइंट पे आ गए हैं तो ऊपर वाला ये वाला मास, क्यों ये वाला मास नहीं हम कंसीडर करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ पे एक सर्कल मान लो, यहाँ पे एक सर्कल मान लिया, तो इस सर्कल की रेडियस क्या है आर माइनस डी, तो मुझे इस वाले की मास यहाँ पर लेके चलना है, जी डैश के लिए मुझे ये वाला मास सेट करना है, तो क्या मैं उसको एम डैश मान लूंगा, क्या मान लूंगा एम डैश, एम नहीं मानना मुझे, यहाँ पे एम डैश मानूंगा। आर रेडियस क्या रहेगी आर माइनस डी, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एम और एम डैश नहीं पता मुझे, तो मैं एम और एम डैश निकालूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले एम कैसे निकालूंगा, आपको पता है डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो मैं मान लूंगा रो क्या है कॉन्स्टेंट है हर जगह पर। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं एम की वैल्यू निकालूं, एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू वी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम इधर, तो रो इंटू वी, तो रो तो सेम है हर जगह, वॉल्यूम क्या रहेगा, इस सर्कल की वॉल्यूम क्या रहेगी, मुझे पता है 4/3, मतलब ये स्फेयर है क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है, तो सर्कल नहीं स्फेयर, क्योंकि ऐसे 2D में तो सर्कल लग रहा है लेकिन है स्फेयर, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये फॉर्मूला जो है। आर क्या है, क्योंकि आर रेडियस ऑफ अर्थ, आर लेट करेंगे, आर माइनस डी अगले में रखेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा मास क्या है रो इंटू वी, रो तो डेंसिटी सेम है, रो लिखूंगा, वॉल्यूम क्या है इस पूरे स्फेयर की वॉल्यूम, क्योंकि रेडियस आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एम आ गया। सिमिलरली मैं एम डैश निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखना, रो इंटू वी सेम फॉर्मूला लगाना है, रो तो सेम है तो रो को रो लिखूंगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगी, अब ये वाली स्फेयर की वॉल्यूम लेट कंसीडर कैसे कैलकुलेट करूंगा, रेडियस क्या है आर माइनस डी, इस स्फेयर की रेडियस क्या है आर माइनस डी, ये तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी 4/3 पाई आर की क्यूब, आर की जगह मैं आर माइनस डी की क्यूब रखूंगा। तो ये आ गया एम और एम डैश, मैं यहाँ पुट करूंगा, अब रिलेशन निकालूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से देखना ध्यान से। जी इज इक्वल टू, मैं पहले डायरेक्ट जी डैश बाई जी कर देता हूँ, सेकंड डिवाइड बाई 1, क्या करता हूँ सेकंड डिवाइड बाई 1, ताकि क्या हो जाए आपका शॉर्ट फॉर्म में जल्दी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा अगर सेकंड डिवाइड बाई 1 अभी कर दोगे तो। ध्यान से देखना, सेकंड डिवाइड बाई 1 किया मैंने, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल आ जाएगा जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी की स्क्वायर, और डिवाइड में ही आ गया, तो डिवाइड में जब आएगा तो जी एम तो डिवाइड में आ गया, और आर स्क्वायर इसके डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, तो जी से जी कट गया, ओ सॉरी जी से जी कट गया, बचा क्या ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आर माइनस डी स्क्वायर, नीचे एम और ऊपर एम डैश। अब वैल्यू पुट कर दूं, एम डैश की वैल्यू क्या है 4/3
पाई आर माइनस डी की क्यूब। ध्यान से समझना, ये मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंपल वैल्यूज पुट करने कट करना है, आ जाएगा आपका आंसर। इंटू आर स्क्वायर, इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। और एम की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू मैं यहाँ रो भूल गया, रो, तो यहाँ पे रो लिख लेना, रो लिखना है। एम डैश की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस, तो रो लिखना भूल गया था। अब एम यहाँ पे तो एम डैश की वैल्यू होगी, अब एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो देखो जो कट रहा है वो काट दो, आर स्क्वायर से आर क्यूब आर टाइम्स में कट गई। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, आर माइनस डी की स्क्वायर बची है, ऊपर आर माइनस डी की क्यूब, तो इससे इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचा क्या, ऊपर आर माइनस डी नीचे आर। ठीक है, तो ये बच गया, तो हमारा जी डैश और जी में रिलेशन क्या आ गया, बस ये इतना सिंपल था। ऊपर बचा आर माइनस डी और नीचे बचा आर, इसको अलग कर दो, अलग अलग कर दो, आर अपॉन में आर माइनस डी अपॉन आर, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस डी अपॉन आर। ये है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। ठीक है, अब मैं इसको एक चीज़ बताता हूँ आप में, अगर मैं डी यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ चला जाऊँ तो ग्रेविटी कितनी होगी, आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखना, जी डैश, अगर डी डेप्थ को मैं पूरा यहाँ नीचे आ दूँ, पूरा नीचे आ दूँ यहाँ पे अर्थ के सेंटर में, तो डी की वैल्यू क्या जी आर के इक्वल हो जाएगी। डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर की। देखो ना, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, डी माना हुआ है, अगर मैं डी को थोड़ा और नीचे अर्थ के सेंटर में ले आऊँ तो डी की वैल्यू आर की इक्वल हो जाएगी, डी इज इक्वल टू आर। जब डी इज इक्वल टू आर होगा तो यहाँ भी आर लिखूंगा, आर से आर कट जाएगा 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो अर्थ के सेंटर पे इसीलिए ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, बाकी आप याद रखना कि अब पूछ लेता है अर्थ पर कहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, तो आपने याद रखना है सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बाकी एमसीक्यू में आता है +1 और +2 में, तो ये ध्यान से कॉन्सेप्ट देख लेना। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ शेप, तो ये था आपका ये क्या था आपका, वेरिएशन विद डेप्थ। हमने पहले किया था वेरिएशन ऑफ हाइट, अब थर्ड करेंगे हम वेरिएशन विद शेप। शेप में क्या वेरिएशन होती है, शेप और जिसकी अर्थ हमें पता है कि पूरा स्फेरिकल नहीं है, इलेप्टिकल, थोड़ा सा ऊपर से पोल से फ्लैटर है, तो वो भी हम वेरी करेंगे कैसे शेप में वेरी करता है ग्रेविटी की वैल्यू, तो ध्यान से देखना थर्ड वाला भी। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, पहले हमें पता है जी की वैल्यू क्या आती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। और मुझे ये भी पता है कि अर्थ मैंने मान लो ये बना दिया, अर्थ ये पोल है, ये इक्वेटर है, ये क्या है पोल, और ये इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर, और ये मान लिया मैंने पोल है। ठीक है, ये वाली आपको रेडियस कम लग रही होगी, आर की वैल्यू क्या है छोटी यहाँ पर, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है बड़ी है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पोल एक पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे बी पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, तो शेप का क्या फर्क पड़ता है, शेप, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, मतलब जी की वैल्यू का शेप ऑफ अर्थ से क्या इफेक्ट है, रिलेशन है। तो ध्यान देखना, अगर मैं पोल और ये मान लिया इक्वेटर, पोल और इक्वेटर पे वैल्यू निकालो जी की, अगर इस पॉइंट पे निकालता हूँ इस फॉर्मूले से, जी और एम तो कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, है कि नहीं है। तो मतलब अगर रेडियस ये जितनी ज़्यादा रहेगी और ये वैल्यू इतनी कम होगी, मतलब जी की वैल्यू इतनी कम होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आर की वैल्यू को जितना बढ़ाऊंगा उतना जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू कम है, पोल पर आर की वैल्यू क्या है कम है, तो ये जितना ही कम होगा जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, मतलब पोल पे जी क्या होगा ज़्यादा होएगा, क्योंकि रेडियस कम है। अगर पोल मुझे इक्वेटर पे निकालना है, इक्वेटर आर के लिए बहुत ज़्यादा, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी जी की वैल्यू उतनी कम रहेगी, तो मीन्स इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे यहाँ पे कम होगी जी की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पोल पे आर की वैल्यू क्या, मैंने अभी बताया जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना जी की वैल्यू कम होगी, तो पोल पर जी की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि आर कम है, तो क्योंकि जब डिवाइड में कम वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो कम हो जाएगी, तो जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास जी, और मतलब जी कैसे चेंज होगा पोल और इक्वेटर पे। देखो कभी कभी पूछ रहा है पोल से आप इक्वेटर पे जा रहे हो, पोल से इक्वेटर पे जा रहे हो, तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या थी ज़्यादा थी, यहाँ पे जी की वैल्यू कम है, तो घटेगी, क्या करेगी डिक्रीज करेगी। अगर हम इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम थी, अब हम जी की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ेगी, जी की वैल्यू क्या बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास रेडियस घटता जाएगा। देखो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस आ रहा है, धीरे धीरे घटती रहेगी रेडियस, तो मीन्स क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आपकी जी की वैल्यू बढ़ेगी, और पोल से अगर इक्वेटर पे जा रहे हो तो रेडियस बढ़ता रहेगा, तो मतलब जी की वैल्यू घटेगी अगर हम पोल से इक्वेटर पे आ रहे हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ।
अब हमने इस वाले पार्ट 1 में हमने क्या किया है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम सेकंड पार्ट में करेंगे सैटेलाइट करेंगे। क्या सैटेलाइट से रिलेटेड सारे टॉपिक करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, अभी इस पार्ट 1 में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपके डाउट को सोल्व करके आपको बता दूंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके।